जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप क्लास 10th में और विज्ञान का पेपर 2024 में देने वाले हो तो आज की इस वीडियो में आपको जीव विज्ञान के चित्र वाले प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 अंक के पूछे जाते हैं। 10 अंक के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। यह प्रश्न देख सकते हैं हर साल आपके पेपर में आते हैं। सबसे पहले आपका पूछा जाता है मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देन उसके बाद आपका पूछा जाता है यहाँ पर नेफ्रॉन का नामांकित चित्र करने को, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। एकदम सारी चीजें कैसे डायग्राम बनाना है सारी चीजें आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद पाचन तंत्र का, मानव पाचन तंत्र का भी हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। चलिए उसके बाद एक आपसे और पूछा जाता है 4 डायग्राम जो कि पुष्प के नामांकित चित्र का भी पूछा जाता है। ये 4 डायग्राम हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के, 10 नंबर के और कभी कभी 15 नंबर में भी पूछ दिए जाते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो से आपका 10 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और इनको रटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक के साथ अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल याद करने की रटने की झंझट नहीं पड़ेगी। अच्छे से देखना सारी चीजें। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर है मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, तो आइए इसको अच्छे से देखते हैं। देखो यही है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का चित्र, यानी कि यही जो आपका वृक्क का चित्र है, ठीक है ना, यही जो आपका वृक्क का चित्र है। देखो कैसे इसका चित्र बनाना है, सेम इसी प्रकार से ही आपको भी बनाना है। एकदम अच्छा यही तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है, इसी तरीके से बनाना है। और देखो यहाँ पर नामांकन कर देना है। इसको जो हम बोलते हैं महाधमनी बोलते हैं, ये वाली जो है, और इसको हम महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। और ये जो आपका सेम की बीज की तरह आकृति दिख रही है, इसको हम बोलते हैं वृक्क, यानी कि किडनी बोले तो। उसके बाद यहाँ से जो आपकी नस आई होती है, इसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। यहाँ से भी आ रही है, 2 नस आई है, इसको हम क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो धसा हुआ पार्ट दिख रहा है आपको वृक्क में, इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक थैली जैसी संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र एकत्रित होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मूत्र मार्ग, जहाँ से हम मूत्र त्यागते हैं। तो ये आपका मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। अब आइए इसको हम कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे फर्स्ट नंबर लिखकर वृक्क और ब्रैकेट में लिखोगे किडनी। इसमें क्या लिखोगे? लिखोगे कि यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है, यह गहरे भूरे रंग का होता है, इसमें 10 लाख नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। ये एक किडनी में केवल 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने में? केवल एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। दोनों मिलाकर आपके 20 लाख नेफ्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। जो रक्त से यूरिया को अलग करता है, नेफ्रॉन क्या करता है? रक्त से यूरिया को अलग करता है। इसकी लंबाई, किसकी लंबाई अब बोल रहा है? वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर एवं इसका भार कितना होता है? 150 से 177 ग्राम तक होता है, ठीक। तो ये हम वृक्क के बारे में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या? मूत्रवाहिनी, ठीक। क्या हेडिंग बनाएंगे? मूत्रवाहिनी। इसमें क्या लिखेंगे? 2 नंबर में इसमें लिखेंगे यह एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसा संरचना होता है जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है। ये वृक्क और ये मूत्राशय, इसके बीच यही पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। इसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है, यानी कि इसी के द्वारा मूत्र जो है यहाँ पर मूत्राशय तक, यहाँ पर मूत्राशय तक पहुंचता है, ठीक है ना। चलिए इसी के द्वारा, मूत्रवाहिनी के द्वारा ही। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मूत्राशय। इसमें लिखेंगे यह एक थैले जैसा संरचना होता है जहाँ कुछ समय तक मूत्र 98% जल प्लस 2% यूरिया व अन्य पदार्थों में संचित होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है यही आपका है मूत्राशय, जहाँ पर मूत्र एकत्रित रहता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में क्या लिखेंगे? इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये आपका जो हो गया, ये आपका मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का चित्र हो गया। अब आइए देखते हैं मेन जो आपका और जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। तो ये आपका है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए ये भी हर एक साल आपके बोर्ड में पूछा जाता है, तो अच्छे से देखिए इसको कैसे लिखना है। इसमें लिखेंगे सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे और चित्र बनाकर वर्णन करेंगे। तो चित्र देख लो, सेम इसी प्रकार से आपको चित्र बनाना है, इसी तरीके से डायग्राम बनाना है। देख लो इस तरीके से ले जाकर, फिर इस तरीके से, और यहाँ पर पतला करके, फिर इस तरीके से ले जाकर यहाँ पर इस तरीके से करके इस तरीके से बना देना है। और यहाँ पर नामांकित कर देंगे, शुरू से नामांकित करेंगे, यहाँ से नामांकित करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा संग्राहक नली। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आरोही चाप, फिर यहाँ पर आएंगे तो अवरोही चाप, और यहाँ पर कुंडली जैसे है, यानी कि घुमावदार है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कुंडलित नलिका। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये कटोरे जैसी संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं वोमन संपुट, और यहाँ पर अपवाही धमनी ये है, और ये है
ये अविवाही धमनी है और ये अपवाही धमनी है। और ये जो आपकी गुच्छेदार संरचना होती है इसको हम ग्लूमेरुलस बोलते हैं। यहीं से सारे काम होता है ग्लूमेरुलस के थ्रू। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे हम बोर्ड में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क रुधिर को छानता है तथा मूत्र का निर्माण करता है। वृक्काणु के निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं अच्छे से देखना, अच्छे से सारी चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहला है वोमन संपुट। वोमन संपुट कौन सा? ये वाला वोमन संपुट कटोरे की संरचना वाला। इसमें लिखेंगे यह कप या प्याले जैसी संरचना होती है जिसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है जिसे ग्लूमेरुलस कहते हैं। ठीक, यहाँ पर रक्त नलिकाओं का गुच्छा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूमेरुलस। ये ग्लूमेरुलस यहाँ पर। ठीक, चलिए यहाँ पर हेनले का चाप, ये वाला है हेनले का चाप। इसमें क्या लिखेंगे? यह पतले नली का बना होता है जिसकी आकृति यू जैसी होती है। कैसी होती है? यू के समान आकृति होती है इसकी। और यहाँ पर देखो इसका निर्माण अवरोही चाप तथा आरोही चाप के मिलने से बनता है। इसका निर्माण कैसे बनता है? अवरोही चाप तथा आरोही चाप के मिलने से बनता है। तो इस तरीके से हेनले का चाप लिख देंगे। देन उसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे संग्राहक नली। ये जो आपकी नली है संग्राहक नली, इसके बारे में लिखेंगे। 3 नंबर में लिखेंगे यह एक विशेष प्रकार की नली है। यहाँ सभी आरोही चाप आकर मिलते हैं। इसके बाद सभी संग्राहक नली मूत्र नली में चले जाते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका कार्य भी पूछा जाता है। कभी कभी बोर्ड में इसका कार्य भी पूछ देता है। ये तो आप लिख दोगे तो इसका फुल मार्क्स दिया जाएगा। 6 नंबर का पूछा जाता है तो 6 नंबर। लेकिन कभी कभी कार्य भी पूछ देता है। पिछले साल ही पूछ दिया था 2023 में। तो यहाँ पर कार्य क्या लिखोगे? रुधिर रीनल धमनी में बहुत दाब पर बहता है जिसे ग्लूमेरुलस की पतली दीवारों द्वारा रुधिर छानता रहता है। यानी कि रुधिर को छानने का काम कौन करता है? ग्लूमेरुलस करता है। उसके बाद रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है। यानी कि रुधिर कोशिकाएं जो होती है प्रोटीन कोशिकाओं में ही रहती है, जबकि जल की अधिकांश मात्रा और धुले हुए खनिज वोमन संपुट द्वारा छान लिए जाते हैं। वोमन संपुट किस चीज का काम करता है? छानने का काम करता है। जो भी मतलब खनिज पदार्थ है मतलब जो भी अपशिष्ट खनिज पदार्थ है उनको बाहर कर देता है और मतलब अच्छे खनिज पदार्थों को छान कर रख देता है। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि यह निस्यंद में वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। इसके अतिरिक्त जल की अतिरिक्त मात्रा भी शरीर के लिए जो उपयोगी नहीं है वह भी होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जब यह निस्यंद नलिका में आता है तो लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल जल का पुनः नलिका में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा अवशोषण होता है। ये जो आपकी नलिकाएं हैं, ये जो आपकी नलिका है इनके द्वारा ही अवशोषण किया जाता है। अवशोषण होने के बाद ये क्या करती है कि ब्लड में इसको मिला देती है। उसके बाद इन वर्ज्य पदार्थों का भी छनन इन कोशिकाओं द्वारा होता है जो शेष रह जाते हैं। यानी कि जो शेष पदार्थ रह जाते हैं वर्ज्य पदार्थ यानी खराब पदार्थ, उनका भी ये छनन कर देते हैं। ठीक, उसके बाद अंत में निस्यंद में केवल यूरिया अन्य पदार्थ तथा जल ही रह जाता है जिसे मूत्र कहा जाता है। यह संग्राहक नली में एकत्र होता है। यानी कि अंत में जो मूत्र बचता है वो संग्राहक नली यहाँ पर एकत्र हो जाता है और यहाँ से मूत्र वाहिनियों द्वारा बाहर निकल जाता है। ये आपका हो गया नेफ्रॉन का। और इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, अच्छे से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी चीजें। चलिए यहाँ पर अगला करें मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाओगे। इसमें आप लिखोगे मुख गुहा, उसके बाद लिखोगे ग्रसिका, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे आमाशय, उसके बाद यहाँ पर यकृत, उसके बाद यहाँ पर छोटी आंत, उसके बाद यहाँ पर बड़ी आंत, उसके बाद यहाँ पर गुद्दा द्वार। ये सारी चीजें अपने हैंड से मैं बनाऊं अच्छे तरीके से मेहनत करके। तो सेम इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है और इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद ये सारी चीजें आपको नामांकित कर देना है। और नामांकित करने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर लिखना है मुख गुहा। इसके द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है। इसमें उपस्थित लाल ग्रंथियों द्वारा स्रावित एंजाइम टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ग्रसिका। इसमें लिखेंगे यह एक नली जैसी संरचना होती है जिसके द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आमाशय। आमाशय में लिखेंगे यह एक नली जैसी संरचना होती है जिसमें भोजन संचित रहता है यानी कि भोजन एकत्रित रहता है। उसके बाद इसके अतिरिक्त सतह पर उपस्थित जठर रस यानी कि एसीएल द्वारा भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? इसमें जो होता है जठर रस होता है। यहाँ पर जठर रस होता है, इसके द्वारा ही पाचन होता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर मुंह में खाते हैं तो इसको हम यहाँ से अंतःग्रहण करते हैं और इसमें क्रमानुकुचन की क्रिया द्वारा केवल ये भोजन को आमाशय तक लाने के लिए होता है ग्रसिका। ठीक, तो इस तरीके से आमाशय के बारे में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है यकृत। यकृत यानी कि जिसको हम लीवर बोलते हैं। तो लीवर का कार्य लिखेंगे कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। इसमें पित्त रस का स्राव होता है। यहाँ पर जो है पित्त रस का स्राव, ये पित्त थैली है, इसी में से पित्त रस का स्राव होता है जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कहता क्या है कि पित्त जो होता है क्षारीय होता है और यहाँ पर जो छोटी आंत जो कार्य करती है क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं इसके एंजाइम। ठीक है ना, इसके एंजाइम क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। तो यहाँ से ये क्या करता है कि क्षारीय कर देता है भोजन को यकृत द्वारा जो पित्त रस बनता है उससे। ठीक है ना, तो ये भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यकृत की एक और खास
बात है कि इसको यदि 70% तक काट दिया जाए तभी भी यह पुनः अपने आप रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें रेप्लिकेशन की पावर सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा नवनिर्माण हो सकता है इसमें। यहाँ पर कह रहा है छोटी आंत, छोटी आंत में लिखेंगे यह पतला लंबी कुंडली जैसी संरचना होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है। इसमें भोजन का पाचन पूर्ण होता है। ये जो आपकी छोटी आंत यहाँ पर दिख रहा है ना कुंडली जैसी, यही है छोटी आंत। इसी में आपका भोजन का पाचन पूर्ण होता है, ठीक है ना, ये छोटी आंत इसी में। उसके बाद यहाँ पर देखिए बड़ी आंत, इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और तथा अपशिष्ट पदार्थों का मल द्वारा बाहर भी निकाला जाता है। ये जो होती है आपकी बड़ी आंत, ये जो आपके जल का अवशोषण करती है। जितने भी आपका जल बच जाता है, ये जल का केवल अवशोषण करती है और यहाँ से यहाँ तक गुद्दा द्वार के पास आ जाता है और गुद्दा द्वार इसके द्वारा भोजन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से इस मतलब द्वारा हम भोजन बाहर निकाल लेते हैं शरीर से। तो ये आपका पाचन तंत्र का हो गया। एक और बच्चा है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक साल पूछा जाता है, पुष्प के नामांकित चित्र वाला। देखिए इस तरीके से पुष्प का डायग्राम बनाएंगे, सेम इसी प्रकार से बनाना है आपका, बहुत ज़्यादा आसान ये डायग्राम है। इस तरीके से बनाकर उसके बाद लिखना है वर्तिकाग्र, उसके बाद पराकुश, उसके बाद वर्तिका, उसके बाद पुंकेसर, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे दलपुंज, ये जो है दलपुंज है, ठीक, दलपुंज, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अंडाशय, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बाह्यदल, ठीक। इस तरीके से लिख दोगे। उसके बाद ये नीचे वाला पुष्पासन है जिस पर पुष्प खड़ा रहता है। अब इस पर लिखेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी कि जो कगार वाला भाग होता है, पुष्प का जो कगार वाला यानी कि अंतिम वाला भाग होता है, उसी को वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो लिखेंगे कि यह पुष्प का सबसे ऊपरी एवं कोमल भाग होता है जो शुष्क एवं चिपचिपा होता है, जो परागकणों को ग्रहण करता है। यहीं से परागकण ग्रहण होते हैं और यहीं से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वर्तिका, इसमें लिखेंगे वर्तिका तथा अंडाशय के बीच वाला भाग है जहाँ पराग नली विकसित होती है। ये अंडाशय और ये वर्तिका के बीच का भाग होता है जो होता है वर्तिका, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे पराकोश, इसमें लिखेंगे यह पुंकेसर का मुख्य भाग होता है जहाँ पराकोश विकसित होते हैं। पुंकेसर यानी कि नर का ये मुख्य भाग होता है जहाँ पर पराग कण होते हैं वो विकसित होते हैं। कहाँ पर, पराकोश में, ये आपका पराकोश, ठीक है ना, इसी में परागकण विकसित होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुंकेसर, या फूल वाले पौधों का नर प्रजनन तंत्र होता है। यहाँ पर इसके परागकण, इससे परागकण उत्पन्न होते हैं। ये जो है पराकोश है ये, और ये है पराग, यहाँ पर पुंकेसर, ये नली जैसी संरचना, ये पुंकेसर है, इसमें ही परागकण उत्पन्न होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला कह रहा है कि अंडाशय, इसमें लिखेंगे यह स्त्रीकेसर का मुख्य भाग होता है जो पुष्प के आधारीय में स्थित होता है, जो निषेचन के बाद फल में बदलता है। यही जो निषेचन के बाद फल में बदलता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बाह्यदल, पुष्प की सबसे बाहरी चक्र को बाह्यदल कहते हैं। इसमें पत्तियों के समान हरे रंग के अंकुरी पाए जाते हैं। ये जो है आपका ये जो बाहरी का ये जो फूल टाइप दिख रहा है, इसी को हम बाह्यदल बोलते हैं। उसके बाद पुष्पासन, यहाँ पर जो है पुष्पासन या वृंद जिसको बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे इसके ऊपर ही पुष्प के सभी भाग स्थित रहते हैं, इस पर पुष्प बैठा रहता है, इसलिए इसे पुष्पासन कहते हैं। यानी कि पुष्प का ये आसन, इसलिए हम पुष्पासन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से आपको सारी चीज़ें, यहाँ पर अच्छे से सारे डायग्राम आपको बता दिए और इन डायग्रामों को आपको अच्छे से तैयार करना है। जितने भी डायग्राम मैंने बताया अच्छे से तैयार करोगे तो बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर इन्हीं में से आपके पूछे जाएंगे। तो अच्छे से तैयार कर लेना और इसका फ्री PDF मैं देने वाला हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। इसका अच्छे से PDF मिल जाएगा और तैयार कर लेना। और तैयार कर लोगे तो आपका जो 28 जो आपका पेपर है 29 फरवरी को विज्ञान का है, तो उसमें धुआं करके आओगे, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयार करना। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।